अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 8 चैप्टर निसाब, सिलेबस और दरसी कुतब इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इस पे हमने निसाब क्या है, सिलेबस किसको कहते हैं और दरसी कुतब क्या है, उसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है सिलेबस। ये किसी मज़मून के अनवानात की ऐसी फहरिस्त होती है जिसे ख़ारजी इम्तहान के लिए तैयार किया जाता है। यानी किसी एक मज़मून के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, यानी जो उसके अंदर चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, वो सारी सिलेबस कहलाती हैं किसी एक सब्जेक्ट का, जिसको हम बोलेंगे। इसमें हर उन्वान के साथ नंबरों की तकसीम भी दी होती है। सिलेबस को अमूमन निसाब के मफहूम में ही लिया जाता है। सिलेबस में बाज़ मौज़ूआत का खाका और चंद छोटे बड़े उन्वानात भी शामिल कर दिए जाए, जिसको हम मौज़ूआत या ज़ैली मौज़ूआत बोलेंगे, जो मज़मून के मवाद की निशानदेही करते हैं कि इसमें क्या कुछ शामिल है और क्या हमने पढ़ना है। जैसे कि बुक के शुरू में एक पेज के ऊपर आपको चैप्टर के साथ और चैप्टर नेम, उसके अंदर जो टॉपिक हैं वो भी डिस्कस किए होते हैं। आजकल बाज़ मज़ामीन के सिलेबस में इनके मकासद तदरीस भी लिख दिए जाते हैं। इसलिए दरअसल सिलेबस में मकासद, मवाद और तरीक़ा तदरीस की जामिया तफसील फ़राहम नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ मौज़ूआत और दीगर तालीमी सरगर्मियों का एक खाका मुहैया कर दिया जाता है कि इस टॉपिक में हमने ये चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। जस्ट ये चीज़ बता दी जाती है, उसको हम सिलेबस बोलेंगे, किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस कहेंगे। तदरीसी सरगर्मियों का इंतखाब, इनके लिए औकात का तयन करना दरसी कुतुब लिखने वालों और मुतअल्लिक़ा मज़ामीन की तदरीस करने वाले असातिज़ा पर छोड़ दिया जाता है। यानी वो बाकी चीज़ें खुद असातिज़ा डिस्कस कर लेंगे या खुद तय कर लेंगे कि उन्होंने उसको किस वक्त में, कितने टाइम में और क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़ानी है, उसके लिए तरीक़ा तदरीस कौन सा अपनाना है। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा जो लफ्ज़ है वो कोर्स का इस्तेमाल होता है हमारे आम जो हम निसाब पढ़ते हैं उसमें। ये किसी एक मज़मून की तफसील होती है। दरअसल ये सिलेबस में दर्ज झैल उन्वानात की तफसील होती है। यानी जो सिलेबस के अंदर उन्वानात दिए जाते हैं उनके अंदर जो तफसील है उसको हम कोर्स कहेंगे। इसमें किसी एक उन्वान को कितने ज़ैली तसव्वुरात की शमूलियत के साथ पढ़ाया जाएगा। बाज़ सूरतों में इस मज़मून या शोबा तदरीस के मकासद के असूल के लिए सरगर्मियों का जिक्र भी किया जाता है। फिर इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि इसमें वज़न वेटेज का तयन कर दिया जाता है कि कितनी सफ़ात पर मुश्तमिल होगी ये बुक या ये चैप्टर जो है। अगर दरसी किताब का तयन कर दिया गया हो तो इसके अबवाब, इसमें मौजूद तसव्वुरात का वज़न भी कायम किया जाता है। यानी जैसे आप लोगों की टेक्स्ट बुक है, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइडेड होती है कि ये इतने पेज की होगी और इसके अंदर इतने चैप्टर, हर चैप्टर में इतने टॉपिक या इतने पेज होंगे। यानी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड कर ली जाती हैं। कोर्स के जो लफ्ज़ी मानी है वो रास्ता के हैं और ज़ाहिर है कि रास्ते का तसव्वुर मंजिल के बगैर नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है कि मंजिल एक हो मगर रास्ते मुख्तलिफ हों। यानी जिस तरह हम अपनी तालीम में जो है, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल उन्होंने दी है कि ईद के रोज़ लोग जो मुख्तलिफ रस्तों से ईदगाह की तरफ जाते हैं, लेकिन सबका मकसद जो है मुश्तरक होता है कि ईदगाह पहुँचकर नमाज अदा करना। फिर कभी क्रिकेट का मैच होता है तो तमाम रास्तों से गुजर कर लोग स्टेडियम की तरफ जा रहे होते हैं मैच देखने, लेकिन सबका मुश्तरका मकसद होता है कि जाके मैच देखना है, चाहे वो किसी भी रास्ते से जाएं। सेम इसी तरीके से बच्चों की तालीम के सिलसिले में जो मुश्तरक मकसद ये होता है कि बच्चों की सलाहियतों को उजागर करके इनकी शख्सियत की तामीर मजबूत बुनियादों पर की जाए। अब इस मकसद के लिए हम बहुत सारे रास्ते इख्तियार करते हैं, जिनमें हम ज़ुबानदानी का रास्ता है, माशरती उलूम का रास्ता, साइंस का रास्ता, इस तरह बहुत सारे ऐसे जो शौरी गैर शौरी तौर पर इख्तियार किए जाते हैं। इनमें से हर रास्ता कोर्स कहलाता है। यानी कोई एक सब्जेक्ट जो आपको उस लेवल की तालीम मुकम्मल करने में आपकी हेल्प करता है, जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाता है, वो कोर्स का, उसको कोर्स के से लफ्ज़ से ताबीर करेंगे। जैसे कि रियाजी का कोर्स, साइंस का कोर्स, माशरती उलूम का कोर्स वगैरह, ये सारे मतलब डिफरेंट जो हैं सब्जेक्ट्स, उनका जो एक मुकम्मल आपके सामने तफसील आ जाती है वो एक कोर्स कहलाता है। इस तरह देखा जाए तो बच्चे की शख्सियत की और तकाम में जो है ये तमाम चीज़ें उतनी ही हेल्पफुल हैं जैसे कि हमने पहले मिसाल से पढ़ा कि मकसद हमारा एक ही होता है, रास्ते अलग अलग हैं। सेम इसी तरीके से सब बच्चों ने वो सब चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अपनी पसंद की नापसंद के हवाले से किसी ने कोई मजमून इख्तियार किया होता है तो किसी ने कोई, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है कि उस एक लेवल को कंप्लीट करना है। लिहाजा किसी एक उन्वान को कितने असबाक, वक्त, लेक्चर, ज़ैली सवराश वगैरह की शमूलियत के साथ पढ़ाया जाएगा। बाज़ सूरतों में इसमें मज़मून या शोबा तदरीसी मकासद के असूल के लिए सरगर्मियों का भी जिक्र कर दिया जाता है। यानी ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर दी जाती हैं कोर्स में। लिहाजा इस तरह सिलेबस और कोर्स दोनों जो है मज़ामीन की तफसील कहलाएगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ इसमें वो बताई जा रही है वो दरसी कुतब, यानी जिसको हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं। दरसी कुतब दरअसल उस्ताद और तालीम का बाहमी तल्लुक़ जो है वो ज़माना कदीम से चल रहा है। यानी बहुत पुराने ज़माने से किताबों के ज़रिए जो असातिज़ा वो पढ़ाते आए हैं।
اگرچہ قدیم زمانے میں درسی اور امدادی کتب کی تعداد آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن دیگر ذرائع علم موجود نہ ہونے کے باعث آج ان کی اہمیت آج کے دور میں سے کہیں زیادہ تھی۔ یعنی آج انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لہٰذا درسی کتاب کی اہمیت کم ہو گئی ہے، لیکن اس دور میں درسی کتاب کی اہمیت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو ان چیزوں کے۔ مختلف مضامین کی موجود جو کتب کا مطالعہ کرنا، پھر دیگر لوگوں اور مختلف ذرائع سے علم حاصل کرنا اور اس علم کو اپنے شاگردوں تک منتقل کرنا استاد کی ذمہ داری تھی۔ یعنی اس دور میں اساتذہ کے ذمہ زیادہ کام تھا کہ انہوں نے طلباء کی تعلیم و تربیت کس حوالے سے کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کتب جو ہے نسل انسانی کی یادداشت ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں انسانوں نے کام کیے ہوتے ہیں وہ سارا وہ اپنا ان کتابوں میں محفوظ کر دیتے ہیں، اس دور کی چیزیں۔ کتابیں جو ہیں درس و تدریس کے عمل میں بہت کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، جس کو ہم کہیں گے نا بنیادی حیثیت، وہ رکھتی ہیں۔ عالم فاضل لوگ بھی ان کی مدد سے حصول علم میں اضافے کے ساتھ نیا نفس مضمون ترتیب دیتے ہیں۔ اس طرح نئی کتب اور نئے علوم تخلیق ہوتے رہتے ہیں، اور اساتذہ اور طلباء ان کتابوں کی مدد سے تعلیم و تعلم کے عمل میں نئی راہیں اور نئی جہتیں، یعنی نئے نئے طریقہ کار جو ہے نکالتے رہتے ہیں۔ درسی کتب دراصل کتابوں کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تعلیم کے مختلف مدارج میں شامل جو مضامین کی تعلیم دینے کے لیے مختلف ملک اور معاشرے اپنے نظریات، سماج، تاریخی اور نفسیاتی پس منظر میں ہر مضمون کے لیے علیحدہ علیحدہ نصاب کی تدوین کرتے ہیں۔ عموماً یہ نصاب جو ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے مدارج میں پڑھائے جانے والے مضامین کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ان نصابات کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین تعلیم ان مدارج میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق مخصوص مضامین کے لیے درسی کتب لکھتے ہیں، جن میں پورے نصاب میں شامل موضوعات کی تفصیل ان پر جامع بحث کی جاتی ہے۔ یہ درسی کتب متعلقہ سطح کے لیے ضروری نفس مضمون موضوعات کا احاطہ کرتی ہے اور طلباء کی کم از کم تعلیمی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ مطالعہ میں مزید وسعت اور گہرائی کے لیے طلباء موضوع سے متعلق دیگر امدادی اور حوالہ جاتی کتب کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی درسی کتب کے علاوہ حوالہ جاتی بکس جو ہے، جس کو ہم ہیلپنگ بکس کہتے ہیں، وہ بھی طلباء جو ہیں ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ لہٰذا درسی کتب کی اہمیت اگر دیکھا جائے تو آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے دور ہونے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو انکار نہیں کر سکتے کہ درسی کتب کی اہمیت نہیں ہے۔ کتابوں کی اہمیت زمانہ قدیم میں بھی تھی اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ یعنی بغیر کتب کے ہمارے طلباء کچھ بھی کر لیں، وہ اصل علم حاصل کرنے سے محروم رہیں گے، کیونکہ جو بھی اس لیے اس کو انسانی یادداشت کا نام دیا گیا کہ اس دور میں جو کام ہوتے رہے ہیں وہ اس وقت کی کتابوں میں محفوظ کر کے اگلی نسل کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ہماری تہذیب، ثقافت، ورثہ، اقدار، یہ ساری چیزیں کتابوں کی صورت میں ہی آگے جاتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہماری الہامی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اپنی پوری زندگی کے بارے میں معلومات ملتی ہے اور ہم اس کتاب کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے۔ سیم اسی طریقے سے آگے اس کتاب کے سے بہت جو ہے دیکھا جائے اہمیت کے لحاظ سے باقی کتابیں بہت نیچے ہیں، لیکن ہر مضمون کی اہمیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو درسی کتب کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے۔